ठीक है। तो लिंग और धर्म के आधार पर विभाजन तो हमने देख लिया दुनिया भर में है, लेकिन जाति के आधार पर सिर्फ भारतीय समाज में है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। सभी समाजों में सामाजिक असमानताएं होती है और श्रम का विभाजन भी होता है। ठीक है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जैसे आप कहीं बाहर भी जाएंगे तो वहां भी किसान का बेटा किसान बन रहा है। ठीक है। हाँ। जिसने जो पहले ही मान लीजिए उसका पूरा कारोबार है, अगर लोहा लोहा बनाने का, लोहे का सामान बनाएगा, उसका बेटा भी वही बनाएगा अगर उसको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है। लेकिन जब ये फिक्स कर दिया जाए, जब इस चीज को फिक्स कर दिया जाए कि नहीं तुम यही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। स्थायी कर दिया, फिक्स कर दिया। अतिवादी मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के एक फिक्स रूप दे दिया गया है। अन्य समाज में मौजूद असमानताओं से, जो समाज में अन्य समाज में मौजूद असमानताओं से यह एक खास तरह से भिन्न है। एक खास तरह से भिन्न है। इसमें पेशे का वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। ठीक है। इसमें रीति रिवाजों की मान्यता भी प्राप्त है विभाजन को। एक जाति समूह वे लोग एक या मिलते जुलते पेशों के होते ही हैं। साथ ही उनके एक अलग सामुदायिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी खान पान का संबंध रहता है। एक ही जाति के समूह होते हैं, लोग जो होते हैं उनमें आपस में ही शादी ब्याह आपस में ही होता है उनमें। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक सामुदायिक आयोजन होते हैं। उनकी पात में बैठकर उसका भोजन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब एक लाइन में बैठकर भोजन कर सकते हैं। अगर अलग अलग जाति के हैं तो उसमें लगभग ये होता है कि ऊपर कास्ट लोअर कास्ट अलग अलग बैठ के भोजन करते हैं। फिर उसके बाद है वर्ण व्यवस्था। जातिवाद कैसे बना। वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने के आधार पर आधारित है, की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ, जो सबसे नीची जाति है उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक जैसे राजनेताओं ने और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज और व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। ठीक है। अब देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बगल में लिख दिया है इसने। जाति समूहों का पदानुक्रम, पदानुक्रम मतलब ऊपर से हायरार्की में बना के पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति के लोग कर्मागत उसके नीचे रहेंगे। एक जाति के लोग हमेशा ऊपर रहेंगे। वर्ण व्यवस्था में क्या होता है, एक जाति के लोग हमेशा ऊपर रहेंगे और एक जाति के लोग हमेशा नीचे रहेंगे। ठीक है। इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जाति समूहों को पदानुक्रम बांटना। ठीक है। अलग अलग पायदानों में बांट देना। उसके बाद है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। इसको बॉक्स को पढ़ लो। जनगणना में जो प्रत्येक 10 साल में होती है, सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग में आदमी घर घर जाकर उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों पर जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है तो धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में इसे ऐसे के ऐसे ही दर्ज किया जाता है। ये नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैंने अपना बोल दिया कि नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, तो वो मेरे को हिंदू नहीं मानेगा, वो मेरी जनगणना नास्तिक में करेगा। और जब रिजल्ट आएगा, जो लास्ट फाइनल होगा, उसमें पता लगेगा कि हाँ भारत में कितने % लोग नास्तिक हैं। ठीक है। उनकी गणना हिंदू में नहीं होगी, चाहे उसके पूर्वज किसी भी धर्म के रहे हों, किसी भी धर्म के रहे हों, उसकी गणना हिंदू में नहीं होगी। वो अपना वो कर सकता है धर्म में, लेकिन जाति में ऐसा नहीं होता लगभग। ठीक है। फॉर्म में उसे दवा से, इस कारण देश के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में बदलाव आते रहते हैं। ठीक है। आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में देखेंगे 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। आजादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी, आजादी के बाद सभी धार्मिक समुदाय की आबादी तो बढ़ी, काफी बढ़ी,
पर कुल आबादी में उसका अनुपात ज्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घट गया है, ठीक है, जबकि मुस्लिम, सिख और बौद्ध मामूली रूप से बढ़ा है। ज्यादा कुछ नहीं ऊपर नीचे हुआ, मामूली रूप से घटा बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्म के समुदाय इसके पीछे हो जाएंगे। हम क्या मानते हैं, बोला जाता है ना कि जब हम भारत आजाद हुआ था तो मुस्लिम भी क्या कहते हैं 10% थे, आज मुस्लिम 14% हो गए हैं, कुछ दिन बाद मुस्लिम 55% हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो यही धारणा है कि मुस्लिम की प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर समिति, ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है खासकर इस साल के लिए, ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ चीजें आपको बार बार दी जाती है। ये सच्चर समिति का नाम पहले भी आया था, ठीक है ना, इस नाम को याद रखना। तो प्रधानमंत्री ने नियुक्त की थी एक सच्चर समिति के आकलन में स्पष्ट होता है कि मुस्लिम, जो उसने सच्चर समिति ने आकलन बताया था उसमें क्या कहा था, मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा लेकिन अगले 50 वर्षों में भी यह बढ़ावर 3 से 4% ही रहेगा। मतलब 50 साल भी लग जाए तो ये 3 से 4% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा, ठीक है ना। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। सिर्फ इन्हीं की जनगणना अलग से जैसे कि होता ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग जनगणना हो रही। जातियों में एक साधारण जाति हो गई, सामान्य, और फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 2 होती है, ठीक है। इन दोनों बड़े समूहों में ये सिर्फ जनगणना की बात की जा रही है। जनगणना में इनकी गणना अलग से होती है। 3 ही जातियां जनगणना में होती है, सामान्य, ठीक है, साधारण जाति, इसमें सारी आ जाती है, ओबीसी, ईबीसी और अपर कास्ट सब इसमें आ जाएगा, और दूसरा तीसरा होता है अनुसूचित जाति और जनजाति। लेकिन एक जनगणना होती है क्या कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक जनगणना, ठीक है, वो हर 10 साल पे नहीं होती, उसको जब चाहे तब करवाया जाता है उसमें, लेकिन सभी जातियों की अलग अलग जनगणना होती है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हम जनगणना कहते हैं इसको 10 साल पे होती है, उसमें सिर्फ 2 ही जातियों की जनगणना अलग से होती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल होते हैं जिनका नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज है। इसी के चलते इनका नाम अनुसूचित कर दिया गया। इन अनुसूचित जाति में अनुसूचित क्या वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि सरकार ने इसको अपने उसमें दर्ज कर दिया गया, अनुसूची में दर्ज किया गया है, ठीक है, जिसके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज है, इसीलिए इनको अनुसूचित जाति कहते हैं। सरकार ने अपनी एक कागज बनाया, उसमें अनुसूची करके और दर्ज कर दिया, अनुसूची 1, 2, 3, 4, तो ये अनुसूचित जातियां हो गई। उसी तरह से अनुसूचित जनजातियां होती हैं। सामान्यतः वह हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। अनुसूचित जनजाति में वो जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू समाज में अछूत माना जाता है और भेदभाव किया जाता था। इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से भी देखा जाता था। अनुसूचित जनजाति में कौन सा आता है, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वो सब आती हैं, ठीक है, अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहती हैं। 2011 में देश की आबादी अनुसूचित जातियां कितनी थी, देश 2011 के मुताबिक अनुसूचित जातियां मतलब कि एससी शेड्यूल कास्ट कितना था, 16.5%, और अनुसूचित जनजातियां कितनी थी, एसटी 8.5%, ठीक है, इसको याद रखना। 2011 की जनगणना, क्योंकि 2021 की जनगणना अगले साल होनी है, तो इस साल अगर जनगणना कोई भी क्वेश्चन आया तो जनगणना क्वेश्चन मतलब 2011 वाला ही पूछेगा, तो उसमें से उसी में से कुछ पूछेगा, उसके बाद उससे पहले का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अनुसूचित अनुसूचित जाति कितनी है, 16.5% के आसपास, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति 8.5%, तो लगभग ये डबल, 8 दूनी 16 हो गया ना, तो ऐसे याद कर लेना, 8 दूनी 16, ठीक है। जनगणना में अभी तक अन्य जो पिछड़ी जाति आती, ओबीसी, अदर बैकवर्ड की गिनती नहीं की जाती है, इनकी गिनती नहीं की जाती थी। हमने चर्चा की थी 9वीं क्लास में, इनकी चर्चा हमने 9वीं क्लास में की थी। पूरे देश में इसकी आबादी कितनी है, इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-5 के दौरान, जो 4-5 में एक नेशनल सर्वे हुआ था, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे बोलते हैं इसको, नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएस हुआ था, उसमें
उसके अनुमान के मुताबिक ओबीसी जो है वो 41% है देश में लगभग। ठीक है, इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति टोटल मिला दिए जाए तो लगभग 2/3 है। और हिंदुओं का सिर्फ अगर सिर्फ मिला है तो 3/4 है। ठीक है, हिंदू में सिर्फ 3/4 यही जाति है, बाकी 1/4 अपर कास्ट सिर्फ। ये देखिए इसने बना के यहाँ दिखा दिया है, हिंदू मुस्लिम अलग धार्मिक समुदाय की दिखाई है। तो हिंदू कितने हैं, 80% है लगभग, 79.8 मतलब कि लगभग 80%। 2011 का जनगणना है ये, ठीक है ना। और मुस्लिम कितने हैं, लगभग 14.2%। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ईसाई हैं 2.5% कम से कम, फिर सिख है 1.5% करीब, फिर बाकी बौद्ध, जैन और अन्य धर्म है। तो ये वाले ऊपर वाले 5-6 याद कर लेना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिख, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, ठीक है, बौद्ध जैन, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था, शायद पिछले साल आया था ना कि किस धर्म के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, ऐसे कुछ आया था, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली। इन महापुरुषों के प्रयासों, जो हमने ऊपर नाम पढ़े थे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुल्ले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी नायकर, ये सब जो थे, इनके प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिको मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अब पूछे जाए कि सिर्फ अगर मेंस का क्वेश्चन आता है कि जाति व्यवस्था में अभी हाल फिलहाल में क्या बदलाव क्यों आ रहे हैं, तो आपको इतना सा आंसर है, इसी को आपको इसमें एक्सप्लेन कर देना है। आंसर सिर्फ इतना सही है, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है ना, किस कारण आर्थिक विकास हो रहा है, इस कारण कुछ जो नीची जाति है, अगर जाति तो नीची है लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो अपने आप को जाति समूह से अलग करना चाहती है। तो क्या है, पेशा चुनने की आज़ादी दी गई है, साक्षरता बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि जाति जो होते हैं गाँव में ज़्यादा होती है जाति के नाम पे ऊपर नीचे, क्योंकि शहरों में पता ही नहीं होता कौन किस जाति का है। ठीक है, तो ये सब बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में अब ज़्यादातर इस बात पर कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है। ठीक है, आप ट्रेन या बस में जाते हो तो आप थोड़ा देखते हो कौन बैठा है। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप ये नहीं देखते आप किसके साथ बैठ के खाना खा रहे हो, ठीक है, किस जाति का है, वो सब नहीं देखा जाता। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ तक मैं देखूँ तो शहरीकरण से क्या होता है, अगर भारत में शहरीकरण कितना है, भारत में शहरीकरण कितना है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण है कितने हैं, वो लगभग 70% है। 70% जो लोग हैं ग्रामीण हैं, और जो शहरी हो गए वो कितना है, 30% है। तो 30% शहरी जब है तो जाति इतना धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब 70% से यहाँ 90% हो जाएंगे और यहाँ 10% हो जाएंगे तो जाति के नाम पर भेदभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जाति जो है, जाति भेदभाव है, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हाँ, बस वही जब शहरीकरण बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो जातिगत भेदभाव अपने आप खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुआ अन्याय को समाप्त करने के लिए नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान हो जाएगा। अगर मान लीजिए 100 साल पहले कोई बाहर से गया हो यहाँ की चीज़ों को, हालात को देखते हुए, और वो कुछ नहीं जानता हो भारत में क्या क्या बदला, तो वापिस हैरान हो जाएगा कि इतना कैसे बदल गया। बहरहाल समकालीन भारत मतलब जो अभी चल रहा है भारत, समकालीन भारत में से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, हो रही है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जातीय कबीले में ही शादी करते हैं। शादी तो चाहे शहर हो चाहे गांव, सपने में ही होगा। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में और कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। देखो, सदियों से किसी समूह को दबा कर रखा गया है तो उसका प्रभाव आज भी नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था वो उनकी शिक्षा पर पकड़ है। जैसे आप देखेंगे पूरे भारत के सेंट्रल केंद्रीय उसको देखेंगे, प्रशासनिक सेवा को देखेंगे, तो ज्यादातर आईएएस और आईपीएस जो मिलेंगे आपको, वो आपको अपर कास्ट मिलेंगे। ठीक है, अपर कास्ट ही मिलेंगे ज्यादातर आपको। ठीक है, क्योंकि उनको उनके नाना दादा पहले से पढ़े हुए 100 साल 200 साल से पढ़ते लिखते चले आ रहे हैं, और जिनको 50-70 साल से पढ़ने की आज़ादी मिली है तो वो इस हद तक नहीं जल्दी पहुंच सकते इतना ऊपर। धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्यों, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण इसीलिए जरूरी है।
आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है, जो ये पहले से जिनका पढ़ने लिखने का वो मिला हुआ था। ठीक है। और जिन जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, कई 100 साल तक जिन्हें किताब नहीं दिया गया था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक और तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। ठीक है। शहरी अगर शहर में जाओगे तो उसका जो जनसंख्या का अनुपात देखोगे तो अगड़ी जाति के लोग ज्यादा मिलेंगे वहाँ पे। जाति और धार्मिक हैसियत में काफी निकट जाति और धार्मिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है। ठीक है। उसके बाद है राजनीति में फिर जाति जब आती तो क्या होता है। सांप्रदायिकता जैसी था ना, वैसे ही जातिवाद भी आ जाता है। सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। सांप्रदायिकता किस पे आधारित थी कि धर्म ही सामाजिक समुदाय के गठन का आधार होना चाहिए होता है, और जातिवाद में जाति आधार हो जाती है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक, एक मिनट का, ये तो बारिश कैसे हो रही है आज बहुत ज्यादा। टॉपिक हो जाता तो सांप्रदाय, जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है। जो ऊपर कहा गया है कि जाति जो होगी वो जाति समुदाय सामाजिक समुदाय के गठन का आधार होगी। एक जाति के लोग होंगे, उनके हित एक जैसे होंगे, हित तो एक जैसे होंगे, दूसरे हितों से उनका कोई मेल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हम जो डेली अनुभव करते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि हमारे एक जाति के लोगों के हित दूसरे जाति के लोगों के हित से अलग हैं? ऐसा नहीं होता। लगभग हित बराबर एक जैसे ही होते हैं सबके, जाति पे आधारित नहीं होता हित। ठीक है। सामाजिक समुदाय का गठन जाति के आधार पर नहीं होता। सभी जाति जब तक सब लोग मिलके और एग्री नहीं होते किन्हीं नियमों कानूनों पे, तब तक समाज का निर्माण कैसे होता है। अगर एक ही जाति के लोग हों तो भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे उनको, क्योंकि सबके विचार एक जैसे नहीं होते, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। लेकिन एक यही एक क्या कहते हैं कि जाति हमारे जीवन का जरूर पहलू जरूर है हमारे जीवन का एक, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति के अनेक रूप हो सकते हैं। अब राजनीति में जाति के कितने रूप, कैसे रूप होते हैं। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जाति का हिसाब ध्यान रखा जाता है कि जो चुनाव क्षेत्र है उसमें बैकवर्ड कितना है, फॉरवर्ड कितना है, किस जाति का जाता है, तो उसी हिसाब से जो जिसका नाम चुनना है उम्मीदवार का, उसी हिसाब से नाम चुना जाता है। ठीक है। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जाति और कबीले के लोगों को उचित जगह दी जाए। ठीक है। उसके बाद है जातिगत असमानता, हमने पढ़ लिया पहले से। तो पढ़ने की देखिए, ये आपका डेटा दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे, इसको पढ़ ही लेते हैं एक बार। आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। ठीक है। क्योंकि इसमें विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। संसाधन मतलब कि संसाधन में आपका सब कुछ आता है, जल, शिक्षा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, आय के संसाधन, ये सभी संसाधन है। इन पर इन तक पहुंच लोगों की किस तरह से है, क्या सबको शिक्षा मिल पा रही है, क्या सबको आय सही मिल रही है। ठीक है। क्या सबको दैनिक जो जीवन में जरूरत के सामान है वो मिल पा रहे हैं। जब तक ये अलग अलग रहेंगे तो उनकी उनमें आर्थिक असमानता रहेगी रहेगी। मान लीजिए कोई पढ़ नहीं पा रहा है, किसी को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा तक उसकी पहुंच नहीं है, तो वो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता जल्दी। ठीक है। तो आर्थिक असमानता का महत्वपूर्ण आधार जाति भी है। जाति भी है, जाति ही नहीं, जाति भी है, क्योंकि इसमें विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए पहले अछूत कहने जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था। मान लीजिए अगर किसी को जमीन रखने का अधिकार ही नहीं है कि अपने पास वो प्रॉपर्टी रख सकता है, तो आगे कैसे बढ़ता होगा। वो आर्थिक रूप से तो हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म के औपचारिक और प्रकट असमानता तो गैर कानूनी है। असमानताएं तो गैर कानूनी हो गई इस तरह से कि इसको अधिकार नहीं मिलेगा पढ़ने का, इसको प्रॉपर्टी लेने का अधिकार नहीं, ये सब गैर कानूनी है। लेकिन अगर यही चीज सदियों से चली आए, शिक्षा, प्रॉपर्टी या फिर उन सब चीजों पे अगर
सदियों से इनको दूर रखा जाए, किसी जाति, किसी व्यवस्था को, किसी जात, कुछ समूहों को, ठीक है, तो उनका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसी बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी हैं। निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफी बदलाव आया है। अब ऊंची या नीची जाति में नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर या बहुत गरीब लोग देखे जा सकते हैं। आपको ऊंची जाति में बहुत अमीर गरीब मिलेंगे, नीची में भी मिलेंगे। 20 या 30 वर्ष तक पहले ऐसा नहीं था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर होना बहुत मुश्किल होता था। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी एनएसएस से स्पष्ट है कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औसत आर्थिक हैसियत देखी जाए, अगर एवरेज देखा जाए आर्थिक हैसियत, जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों से मापा जाता है कि एक आदमी महीने में कितना खर्चा करता है, उसी से पता लगता है कि उसकी हैसियत कितनी है, आर्थिक हैसियत कितनी है। अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दिखाती है। औसत आर्थिक हैसियत जो है वो अभी भी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दिखाते हैं। यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासियों की स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच में है कहीं पे। हर जाति में गरीब लोग हैं, पर भारी दरिद्रता किसमें है? भारी दरिद्रता में जीवन बसर करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, अब नीचे एक डाटा दिया गया है आपको, इसमें देखेंगे आप। तो अनुसूचित जाति, ये 1999-2000 का डेटा है। ठीक है, इसको इतना याद नहीं करना, बस एक नोट कर लीजिए। जाति और समुदाय, तो गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? गरीबी रेखा का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रतिदिन खर्चा करने वाले लोग गरीबी रेखा बोला जाता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर प्रति व्यक्ति एक महीने में 327 रुपए खर्चा कर रहा है, ठीक है, उससे नीचे कम खर्चा कर रहा है हर महीने में, तो गरीब है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और हर महीने शहरी क्षेत्र वाले अगर 455 रुपए से कम खर्चा कर रहे हैं तो वो गरीब है, तो इसको गरीबी रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अनुसूचित जातियों में ग्रामीण जो थे 45% गरीब थे और शहरी में 35% गरीब थे, लेकिन अगड़ी जातियों में देखेंगे तो ये 16% गरीब है और ये 2-2.5% ही गरीब है अगड़ी जाति वाले। तो इससे पता लगता है कि जो जाति है वो आर्थिक असमानता का भी आधार बन जाती है। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार, जो हमने राजनीति और उसकी बात की थी, तो राजनीतिक पार्टियां, पहले तो हमने देखा था कि राजनीतिक पार्टी वाले कैसे चुनते हैं उम्मीदवार को, कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किस जाति के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से चुनते हैं। फिर देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। ठीक है, जातिगत भावनाओं कैसे उकसाते हैं वो तो आपको पता ही होगा अच्छे से। अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला कैसे लड़ाई चलता रहता है, खासकर बिहार में। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको अगर बीएसपी कहें तो इसको, इसकी इमेज है कि ये दलित लोगों के पक्ष में ये पार्टी है। ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों, क्योंकि सबका मोल एक है सबके वोटों का और हर इंसान वोट दे सकता है। तो ज्यादातर जाति के आधार पर कुछ लोगों को अपने साइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनमें उन जातियों के लोगों को नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा या नीच माना जाता था। ठीक है, अब उनके लिए भी राजनीतिक पार्टियां आवाज उठाती हैं। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं, पर यह बात सच नहीं है। इस चीज पे गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में चल जाओ तो एक जाति का बहुमत कहीं नहीं है। इसलिए हर पार्टी को उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति या एक समुदाय के से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। सिर्फ उसको अगर एक ही जाति के लोगों का भरोसा मिलेगा तो जीत नहीं पाएगी वो। ठीक है, तो एक से ज्यादा वो क्या करती है, आपको जाति और विकास दोनों मुद्दे उठाती है, ताकि जाति वाले उसके पक्ष में आ जाए और विकास वाले भी थोड़े बहुत जो उस जाति के नहीं वो भी उसके पक्ष में आ जाए। ठीक है, कोई भी पार्टी, हम क्या पढ़ रहे थे कि जाति ही चुनाव में सिर्फ जातियां ही नहीं, चुनाव जो है जातियों का खेल ही नहीं है। कैसे? क्योंकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक ही जाति के लोग बहुमत में नहीं है। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। अब जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जाति के लिए नेता खड़ा है, तो वो अगर कहेगा नहीं इस जाति के लोग सभी लोग मुझे दो, तो सब लोग नहीं देने वाले उसको, उस जाति के भी सब लोग नहीं देंगे।
जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके ज्यादातर लोग, सभी लोग नहीं, ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट करते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियां को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने में कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए कि कोई एक जाति के आधार पर अगर खेल हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आरजेडी है, अगर किसी पिछड़े नेता को खड़ा कर रही है, तो हो सकता है कि मांझी की जो सरकार है वो भी किसी एक पिछड़े नेता को खड़ा कर दे, बीजेपी की सरकार है वो भी किसी एक पिछड़े, जाति का खेल यहाँ खत्म हो जाएगा, सबके नेता पिछड़ी जाति के हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति में एक से ज्यादा उम्मीदवार दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर जो सत्ता में जो पार्टी होती है अक्सर हारती है वो। ठीक है, हार का सामना करना पड़ता है। अगर जाति और समुदाय का की राजनीतिक पसंद एक होती तो ऐसा संभव नहीं होता। अगर जाति के आधार पर चुनाव हो रहे होते, जो एक बार सत्ता में आ गया हमेशा सत्ता में रहती। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण तो है, लेकिन दूसरे कारक भी इसमें असरदार होते हैं। ठीक है, देखो अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जाति का चुनाव में कितना असर पड़ता है, ठीक है, भारत में, तो आप इस तरह का पूरा आंसर लिख सकते हो कि जाति महत्वपूर्ण तो है, ठीक है, भूमिका तो निभाती है, लेकिन यही एक सिर्फ भूमिका नहीं निभाती। क्यों, फिर आपने एग्जाम्पल दे दोगे इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ से चुनाव जातियों का खेल तो है, लेकिन और भी चीजें हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, किंतु दूसरे कारक भी असरदार हैं। मतदाता अपनी जातियों में जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों में रखते हैं। ठीक है, एक जाति, जैसे कि आपको अगर बीजेपी ने आपको एक, आप बीजेपी के सपोर्टर हो, उसने आपकी ही जाति का एक नेता खड़ा किया तो आपने मान लो उसे सपोर्ट कर दिया। अगली बार उसने किसी और जाति का नेता खड़ा किया लेकिन आप बीजेपी के सपोर्टर हो, तो आप उस नेता को भी वोट दोगे चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता जो है वो चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होती है। जाति के अंदर राजनीति, जाति के अंदर राजनीति क्या, अभी तक हमने इस चीज पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है। इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच एक तरफा संबंध है, एक तरफा संबंध नहीं है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था, राजनीति भी क्या करती है, जातियों को राजनीति अखाड़े में ले आती है। ठीक है, राजनीति में जो थी जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, अब जातियों में राजनीति कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, जातिगत पहचान को प्रभावित, इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं है, जाति भी राजनीतिग्रस्त है और अनेक रूप ले लेती है। जैसे हर जाति खुद को बड़ा मानना चाहती है, सो वो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा और नीचकर बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उनको अपने साथ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को, मतलब देखो जाति जो था अब वो राजनीति कैसे कर रही है। ठीक है, राजनीति, लोग जाति के नाम पे राजनीति कर रहे थे, अब जाति जो है राजनीति कर रही है, राजनीतिकरण हो रहा जाति का। ठीक है, तो यहाँ क्या हमने पढ़ा था, तो वो क्या कहते, दूसरी जाति जो है अब वो अकेले तो राज नहीं कर सकती, कब्जा नहीं कर सकती, तो वो क्या कहते दूसरी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे बैकवर्ड कर दिया जाए, तो अगर यादव जी खड़े हैं, मान लीजिए कोई यादव है, वो खड़े हैं, जिनका यादव है सरनेम, तो खड़े हैं, तो क्या करेंगे कि उन्हें पता है कि यादव तो सिर्फ मुझे वोट देंगे तो भी मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो करते हैं दूसरे जाति वालों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, उनको भी अपने साथ, हाँ आप हमारे बराबर हैं, हमारे साथ रहिए, आप हमारे जैसे हैं, तो उनको अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनके बीच संवाद और तोल मोल होता है। संविधान में नए किस्म की जातिगत गोलाबंदी हुई, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह से ये चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं, एक तरह से दुनिया भर की राजनीति में चलती है सब जाति, अगड़ा और पिछड़ा वाला। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों, समुदायों को गोलाबंद करने का प्रयास, कुछ कहती है कि गोरा हमारे साथ है, काला हमारे साथ नहीं है, इस तरह से अगड़ा और पिछड़ा को अपने साथ रखना चाहती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपने बात आगे बढ़ाना और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। ठीक है, जो पिछड़े गई हैं
वो क्या करती हैं, इसके जरिए अपनी हिस्सेदारी मांगने की कोशिश करते हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया में बेहतर भाग लेने के लिए प्रभावित किया है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने और उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। सिर्फ उसी जाति के लोग नहीं करते, दूसरी जाति के लोग भी उनको, जैसे कि अगर मान लीजिए दलित है तो सिर्फ दलित के लिए सिर्फ दलित ही नहीं लड़ रहे हैं, कभी कभी अपर कास्ट के भी लोग दलित के लिए लड़ते हैं। या भाई आप क्या खाएगा, पर इनके साथ ही ये सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मामले में स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति जो है वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, जाति पे ही ज्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं और बाकी मुद्दों से भटक जाते हैं। कई बार जातिगत तनाव, टकराव और हिंसा को बढ़ावा देता है। ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है।